स्टूडेंट्स, यार्न कंस्ट्रक्शन यानी रेशो से धागे के निर्माण की तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पिछली कक्षा में बता रही थी धागे की कताई, जो आखिरी अवस्था होती है धागा बनाने की, वह होती है कताई यानी स्पिनिंग। स्पिनिंग सामान्यतः दो प्रकार से की जाती है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपनी दादी को या घर में अपनी माँ को कभी ना कभी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, जो दिवाली पे हमारे यहाँ बनती है, जो बत्ती होती है रुई की, ये सबसे पहला परंपरागत तरीके से बना हुआ एक धागा था जो आज भी चल रहा है। सबसे पहला जो हम बात करें बत्ती बनाने के बाद, अगर आप देखें तो अगर मोटा धागा जब बना तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट था यानी जो उपकरण था जो इस्तेमाल हुआ वो था तकली और दूसरा था चरखा। अगर आपने इंडिपेंडेंस से पहले की अगर आपने कहानियाँ सुनी हो या मूवीज़ के थ्रू देखा हो या आपने कुछ चित्र देखे हों, तो गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तब उन्होंने जो स्वतंत्रता की सबसे पहली जो हमारे हाथ में कुंजी सौंपी थी वो थी कि हम अपना वस्त्र खुद बनाएंगे। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या व्यापार करने, वो आई थी भारत में कपास की खोज करने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका था और उन्हें मशीनों के लिए कपास चाहिए था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी आई और हमारे देश को परतंत्र कर दिया, यानी कि हमारा देश उनके कब्जे में आ गया। क्यों? क्योंकि केवल इस सारे उनका इंटरेस्ट क्या था हमारे इंडिया में रहने का? राज करना उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था हमारे यहाँ से कच्चे माल के तौर पे कपास को ले जाना, धागे का निर्माण करना, मशीन में कपड़े बनाना और उन्हीं कपड़ों को हमारे देश में या जितने भी एशियन कंट्रीज थी उन सब में बेचना। तो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेते थे और दुगने दामों पे हम ही को कपड़ा बेचते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हमें अंग्रेज़ों को भगाना है तो सबसे पहले हमें किसका इस्तेमाल, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने वस्त्र खुद बनाने पड़ेंगे। तो तीन चीज़ें बहुत प्रचलन में आई, तकली, उसके बाद चरखा। अगर गांधी जी की आज भी अगर हम गांधी जी का अगर हम कहीं भी चित्र देखते हैं तो गांधी जी को हम हमेशा अपना इस चरखे के साथ कपड़ा बुनते हुए देखते हैं या वस्त्र धागा। तो कपड़ा बुनने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ बनाई जाती है? धागा बनाया जाता है। तो तकली क्या होती है? यह सूत काटने की सबसे प्राचीनतम और साधारण संयंत्र था। इसे किसी के भी द्वारा सुगमता से बनाया जा सकता था। यह धातु से निर्मित 7 इंच की एक लंबी छड़ होती थी। इस छड़ के निचले भाग में पीतल की एक गोलाकार चकली यानी कि एक डिस्क जैसी लगी हुई होती थी। छड़ी के ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा हुआ होता था। इसी हुक में रेशों को फंसाया जाता था और तकली बिल्कुल सीधा रखा जाता था। रुई की पोनी को बाएं हाथ की उंगलियों से छोटे यानी कि बीच बीच में पकड़कर इनको ऐंठन देते थे और छोड़ते थे, जिससे क्या होता था? तकली घूमती जाती थी और ट्विस्ट पड़ता जाता था। आप ये पेज नंबर 140 पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तकली है, इसके नीचे डिस्क लगी हुई है और ऊपर एक हुक लगा हुआ है और इसको जैसे जैसे तकली घूमती है इस पे धागा लिपटता जाता है। कताई के दौरान तीनों क्रिया खींचना, बंटना यानी ट्विस्टिंग और लपेटना यानी वाइंडिंग क्रम से नियंत्रित ढंग से होती थी। फिर आया चरखा यानी स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मैं अभी आपको जैसे बता चुकी हूँ, ये स्वतंत्रता से पूर्व घर घर में कुटीर उद्योग के रूप में विकसित होने लगा और सभी लोग अपना वस्त्र खुद बनाने लगे। चरखे में ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा सारा व्हील है, लेकिन साथ में क्या अटैच्ड है? लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो तकली भी अटैच्ड है। तो ये हाथ से इस तकली से थोड़ा मोटा धागा बनता था और चरखे से इससे और बारीक ये ऐसा यंत्र था, थोड़ा सा और बारीक महीन धागा बनने लगा और इन धागों से धीरे आगे चल के जो हमारे बुनकर हुआ करते थे वो ताने और बाने के धागे के रूप में इस्तेमाल करते थे। और एक क्रांति आई और
बुनकरों ने हमारे देश में ही अपने वस्त्र खुद बनाने शुरू किए। फिर आया मैकेनिकल मेथड यानी कि यांत्रिक विधि। जब धीरे धीरे आवश्यकता आविष्कार की जमीन है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने वैसे वैसे मशीनों का आविष्कार हुआ और यांत्रिक विधि 6 प्रकार से की जाती थी। रिंग फ्रेम, स्वयं ऐंठन लेने वाली कताई यानी सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, अंतिम कताई यानी ओपन एंड स्पिनिंग, घर्षण कताई यानी फ्रिक्शन स्पिनिंग और ऐंठन रहित कताई यानी अनट्विस्टेड स्पिनिंग। अगर हम बात करें सबसे पहली कताई का जो तरीका था मशीन द्वारा, वो था रिंग स्पिनिंग। यह प्राचीनतम विधि थी। इसमें आपस में सटने की क्षमता अच्छी क्षमता होती है रेशों को। इस विधि द्वारा रेशे अधिक आपस में चिपक जाते हैं, जिससे वांछित लंबाई और व्यास का धागा प्राप्त होता है। रिंग कताई में 2 तरह के फ्रेम्स होते हैं, एक कहलाता है रिंग फ्रेम और एक कहलाता है म्यूल फ्रेम। इस वजह से जो रिंग फ्रेम है इससे धागा मोटा होता है। अक्सर मैं आपको अगर उदाहरण के रूप में समझाऊं तो रिंग फ्रेम से वो धागा बनता है जो अक्सर आप जो राशन लेने जाते हैं और एक दुकानदार के जब आपका दुकानदार पैकेट बांधता है या कागज की जो वो होती है थैलियाँ होती हैं जिनको बांधता है, तो अक्सर आपने देखा होगा उसकी दुकान पे एक मोटा सा धागा लटका हुआ होता है। वो मतलब बहुत ऐंठन नहीं होती और फुजीदार होता है। वो धागे को उसमें कच्चा होता है और उसको तोड़ो तो वह फटाफट टूट जाता है। तो यह धागा सबसे पहले रिंग फ्रेम से बनता था जो मोटा होता था और ये स्वतः ही बॉबिन के ऊपर लिपटता जाता था। म्यूल फ्रेम इसकी धीमी गति होती है, लेकिन इससे धागा क्या बनता है, बारीक सूक्ष्म बनता है और उच्च कोटि का धागा होता है। इसकी कताई हेतु पोनियों के लिए पहले एक रोलर पे चढ़ा दिया जाता है। एक दिशा में चढ़ाया जाता है, फिर पहले लेफ्ट में घूमता है पूरा रोलर, फिर राइट में, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। उससे क्या होता है, धीरे धीरे चलती है मशीन, लेकिन धागा बहुत बारीक स्पिनिंग का तैयार होता है। इसके बाद जो तीसरी तरह की कताई होती है वो जो म्यूल फ्रेम के बाद सेकंड तरह की कताई आती है। ये देखिए स्वयं ऐंठन लेने वाली कताई, रिंग सेल्फ ट्विस्ट, ये आप मशीन में देखेंगे। ये एक तरह की आप इसमें कीप यानी जो कीप होती है उस तरह से इसकी मशीन होती है, जो ज्यादातर ऊन और मिश्रित ब्लेंडेड वूल वगैरह के धागों के लिए संश्लेषित रेशे जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी बुनाई हेतु धागा निर्माण करने के लिए विकसित किया जाता है। धागे की मजबूती हेतु इस प्रक्रिया में विशेष ऐंठन ली जाती है, यानी विशेष तरह के ट्विस्ट लिए जाते हैं, जिन्हें 2 फोल्ड बस्टेड धागे का निर्माण भी इसी तरह से किया जाता है, जिसमें लंबे अविरल धागे हैं जो छोटे स्टेपल रेशे नहीं है, लंबे धागे हैं और जो अपने आप ही घूम घूम कर ऐंठन में दे दी जाती है। तीसरे तरह की जो कताई है वो है ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड स्पिनिंग इस विधि के अंतर्गत रोटर कताई द्वारा रेशों के धागे में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसे रोटर कताई भी कहा जाता है। इसमें पोनियों को तेज गति से चलने वाले रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है, जहां यह धागे रूप में तैयार होकर बाहर निकलते हैं, जिसे बॉबिन पर लपेट दिया जाता है। तत्पश्चात यह अंतिम चरण के लिए तैयार होता है। रोटर डिजाइन ही खुली अंतिम कताई प्रक्रिया का आधार होता है। प्रत्येक तरह के रेशों के लिए विभिन्न प्रकार के रोटर डिजाइन की आवश्यकता होती है। फिर आता है घर्षण कताई यानी रगड़ खा के, जो रगड़ से घर्षण यानी फ्रिक्शन। इस तकनीक का आविष्कार 1973 यानी कि बहुत पुराना नहीं है, 1973 के आसपास हुआ था। यह अधिक अंका यानी मोटे धागे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसमें एक बड़े से रोलर होता है और रोलर के अंदर धागों को डाला जाता है और घर्षण आपस में वो रोलर टकराते हैं एक दूसरे से और घर्षण से धागा निकलता है। कताई हेतु 2 लंबे बड़े बड़े ड्रम होते हैं, मैंने बताया। इन ड्रम में हवा के प्रवाह से रेशों को प्रवेश कराया जाता है और ड्रम को घुमाने से घर्षण पैदा होता है, जिससे धागा तैयार किया जाता है। इस विधि से निर्मित धागे सुंदर, चिकने और आकर्षक होते हैं, परंतु इनमें मजबूती का अभाव होता है और तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो मजबूती थोड़ी कम होती है। फिर आता है ट्विस्टलेस स्पिनिंग यानी कि बिना ऐंठन रहित।
और ये बिना ऐंठन की स्पिनिंग किस में होती है ज़्यादातर बच्चों? जितनी भी सिंथेटिक रेशे बनते हैं, जो संश्लेषित रेशे बनते हैं, यानी कि नायलॉन और अलग अलग तरह के जो मैंने आपको आधुनिक रेशे बनाए, जिनमें पदार्थ होता है और जो चिपकाने वाले पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेशे आपस में चिपकते जाते हैं। एक तरह से ऐंठन नहीं दी जाती और रेशे केवल एक पदार्थ से चिपकते जाते हैं और इनमें बिना ऐंठन के इन धागों में को खींच कर उसके बाद निकाल दिया जाता है। इसमें आपको अगर दूर से देखें तो आपको ऐंठन इसमें नहीं दिखेगी। फिर आता है केमिकल स्पिनिंग, यानी कि जब कई बार रेशों को यांत्रिक यानी मशीनों में जब नहीं निकाला जाता, और इनको जो मैंने आपको ध्यान हो तो सिल्क में भी पढ़ाया था और मैंने आपको नायलॉन में भी बताया था कि उपयोग के अनुसार स्पन यानी स्टेपल नहीं है, ये क्या कहलाते हैं? स्पन, जिनको काट के उपयोग के अनुसार छोटे धागों को निकाला जाता है। तो ऐसे धागों को रासायनिक विधि से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था स्पिनरिट के छिद्रों में से जब धागा निकाला जाता है तो एक मोटा गाढ़ा शहद नुमा घोल जो छिद्र होता है उसमें छिद्रों में से जब निकालते हैं तो इच्छा अनुसार जितनी लंबाई का धागा चाहिए उतना लंबाई, जितनी मोटाई चाहिए, और धागे को सीधे ही बॉबिन्स पे लपेट लिया जाता है। ये गर्म हवा, कई बार पानी, कई बार भाप ऐसे देकर और इनको सीधे रोलर्स में लपेटा जाता है। उस विधि को कहते हैं रासायनिक विधि। 4 तरह से रासायनिक विधि होती है: वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग, मेल्ट स्पिनिंग और बायो कंपोनेंट रासायनिक विधि। सबसे पहली विधि आती है वेट स्पिनिंग। जब स्पिनरिट के छिद्रों से रेशे बाहर निकलते हैं और इस कताई के लिए इसमें उपयुक्त रासायनिक घोलक, अप्रोप्रिएट केमिकल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल घोल, जिनको मैंने शहदनुमा घोल के नाम से भी बनाया था, अविरल लंबाई के फिलामेंट धागे तैयार किए जाते हैं। स्पूल पर लपेटने से पहले इनको क्या किया जाता है? धोया जाता है और सुखाया जाता है। और इन्हें किस टब में रखा जाता है धोने के लिए? केमिकल बाथ में रखा जाता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वेट स्पिनिंग यानी कि आर्द्र कताई। शुष्क कताई यानी सूखा एसीटेट रेयॉन के लिए स्पेशली बनाया जाता है। इस कताई में वो जो घोल मैंने आपको बताया, गोलाइडल घोल, जब स्पिनरिट के छेदों से निकाला जाता है तो इनको किसमें इनके चारों तरफ से क्या दी जाती है? गर्म हवा और भाप। इनको गीला नहीं किया जाता, इनको सूखा रखा जाता है। और जैसे ही इनमें जो घोलक होता है, अगर आपको ध्यान हो, चैप्टर आपने रेयॉन का मेरे साथ पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि एसीटोन नाम का इसमें सॉल्वेंट, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। एसीटोन किस में काम आता है? नेल पॉलिश रिमूवर में। तो वो सॉल्वेंट जब डाला जाता है तो जैसे ही वो हवा के प्रभाव में आता है, एसीटोन उड़ जाता है और ये शुष्क जो सूखे हुए रेशे हैं इनको लपेट लिया जाता है। तीसरी कताई आती है मेल्ट स्पिनिंग यानी पिघली हुई। ये पॉलिएस्टर के धागों के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि में रेशों को क्या किया जाता है? चिप्स, छोटे छोटे चिप्स, मैंने आपको पोहे और फ्लेक्स का भी एग्जाम्पल दिया था। इस पिघले हुए घोल को जब स्पिनरिट के छिद्रों से निकाला जाता है, जहाँ ठंडे होकर ये सख्त हो जाते हैं और खिंचकर ऐंठन द्वारा वांछित लंबाई और व्यास के धागा प्राप्त होता है। पॉलीमर चिप्स को छोटे छोटे जब छिद्रों में से निकाला जाता है तो हवा वाले चैम्बर में निकाला जाता है और तत्पश्चात इन्हें सुखाकर इनमें ट्विस्टिंग और कताई की जाती है और स्पूल पर लपेट लिया जाता है। फिर आती है लास्ट आपकी बायो कंपोनेंट कताई। बायो कंपोनेंट कताई यानी पॉलीमर के 2 विभिन्न प्रकार के जो मतलब 2 समान प्रकार के जो धागे होते हैं जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है, उनको छिद्रों में से निकाला जाता है। इस प्रकार की कताई में पॉलीमर को अलग अलग स्पिनरिट के छिद्रों में से निकालकर ऐंठन देकर बट देकर धागा तैयार किया जाता है, जिसे बाद में स्पूल पर यानी कि बॉबिन्स पर इनको लपेट दिया जाता है। कहने का मतलब 2 अलग अलग प्रकार के नायलॉन 6 यानी 2 अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स इसमें होते हैं, तब इस प्रकार की ये कताई की जाती है। ये था आपका चैप्टर यार्न यानी कि धागा निर्माण प्रक्रिया है।